हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। यूपी पीसीएस 2023 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जाम में संभावना है कि पूछा जा सके। आईएएस में जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उसी हिसाब से, उसी ट्रेंड पे, उसी रास्ते पे यूपी पीसीएस का भी बढ़ रहा है। हालांकि यूँ कह सकते हैं यूपी पीसीएस आईएएस यूपीएससी का जो है उससे 2 कदम आगे निकल गया। कैसे? यूपी पीसीएस ने ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिया। अभी यूपीएससी में अभी बातें चल रही हैं कि खत्म किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। और यूपी पीसीएस ने 2 पेपर बढ़ा दिया जब ऑप्शनल खत्म कर दिया। उसमें जीएस पेपर 5 एंड 6 को ऐड कर दिया, वो जो कि स्पेशल यूपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा पीसीएस जो आने वाला है मेंस 2023 का, उसके लिए काफ़ी हो सकता है सप्लीमेंट्री की तरह काम करें। अगर आपको रैंक सिक्योर करना है, अच्छे रैंक्स, अच्छे मार्क्स गेन करने, तो आपके पास एक आर्ट होना चाहिए जिससे आप करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक्स करके जोड़े। तो इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छे आपके मार्क्स और आंसर जो है कि राइटिंग स्किल्ड निकल करके आती है। तो एग्जामिनर के लिए बेनिफिट होता है ये कि उसको ज़्यादा समझना नहीं पड़ता है। जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्रेम नहीं कभी चलता है, और ये चलता है, ये हमेशा चलता है कि एग्जामिनर इंटेलेक्चुअल वो समझ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करना होता है। जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, मुख्य परीक्षा के जब उत्तर लेखन करते हैं, तो उसमें हमें एक ध्यान में रख के चलना चाहिए, जो राइटर, जो एग्जामिनर होता है वो एकदम जीरो लेवल का स्टूडेंट्स होता है, उसको कुछ नहीं पता है। जो आप समझाएंगे वही समझेगा। ऐसा नहीं कि कुछ आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए वो अपने से अज्यूम कर लेगा, नहीं। जब आप किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखते हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक, यहाँ जो आज का टॉपिक है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लिया आप बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखते हैं, डॉक्ट्रिन वर्ड यूज करते हैं, तो आपके ये बात पता होना चाहिए कि एक बार लिखने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिखिए, BSD तब लिखिए। अदरवाइज एग्जामिनर कंफ्यूज होकर रह जाएगा, और भले ही आप 1000 बार जो के करिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हम बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर रियल में क्या होता है, और एग्जामिनर जब सॉल्व करता है या फिर कॉपी चेक करता है तो उसमें उसके दिमाग में यही चलता है कि उसको कुछ नहीं पता है, जितना आप बताएंगे उतना ही काम करेगा, ठीक है। तो जब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे चलेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा आज का, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो चीजें हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन कहां से हुआ, क्यों न्यूज में है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1973 वो केस आया, और ये 2023, एक सेकेंड मैं नया पेज ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे मैं ये वाला चार्ट क्यों लिया हूं, इसलिए लिया हूं कि मैं आपको एकदम अलग अलग करके बता दूं। देखिए 1973 में ये केस आया, और 2023 में ये क्या हुआ, ये 50 ईयर पूरा किया, और समझ रहे हो। उसके बाद ये भी है कि 2023 में शायद इनकी जो केशवानंद थे, यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, ये जो पिक्चर है, पिक्चर में बैठे, इनकी शायद डेथ भी हो गई है, ठीक है। शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं। तो इस वजह से ये न्यूज में है, तो हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये 50 साल पूरा हो गया है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करें। दूसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं अब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत का अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आई थी 1973 में वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल कर दी, या रोक दी, या कम कर दी, जिससे 368 आर्टिकल 368 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, वो कहीं ना कहीं जो है कि गलत था। इसके बाद जो हो रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जब हम डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो यहां पे हमें पता होना चाहिए कि रियल में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कोई अगर लॉ बनाती है,
कोई भी लॉ बना सकती है, इसमें ऐसा नहीं कि ये बना सकती है वो नहीं बना सकती है। कोई भी लॉ बनाना है बनाइए, बट आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्यूरिटी या बोल सकते हो जो फीचर्स है उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते, मतलब कम नहीं कर सकते उसकी पावर को। एग्जाम्पल के लिए इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आप जो है कि हटाइए मत, कुछ भी करना कर लीजिए, लेकिन जो जो बेसिक स्ट्रक्चर में पार्ट पड़े हुए हैं आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आप फंडामेंटल राइट को खत्म कर दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वैसे फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करते हो या खत्म करते हो तो कोई भी अप्रोच कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का 12 से लेकर 35 तक है, कर सकते हो। बट एक बात ध्यान में रखना, जब संविधान को लगेगा इससे बेसिक स्ट्रक्चर का खतरा हो रहा है, तो संविधान जो बनाया गया है उसका जो गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, वो जो कि चेक करेगी फिर स्ट्रक डाउन कर देगी। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 1973 में आया हुआ था केशवानंद भारती केस में, जो एक केस बन करके निकला। क्या निकला इसमें, केरला गवर्नमेंट ने एक ऐसा जो कि लॉ लाया था, उसमें कंपलसरी ये हो गया था कि अगर वो चाहे केरला गवर्नमेंट, तो आपका लॉ जो लैंड है, लॉ के हिसाब से जो कि लैंड को पब्लिक लैंड के रूप में डिक्लेयर कर सकती थी, उसको ले सकती थी, ठीक है। तो इसमें जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में 13 लोगों की, 13 लोगों की बैठी थी, और इसमें 7 और 6 से जो कि एक केस पास हुआ, और ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कि न्यू डाल करके रखा। इसके बाद ये कहा जाता है कि ये अब तक का बहुत इंपॉर्टेंट लैंड मार्क जो कि जजमेंट रहा, जो कि 13 लोगों का, और ये 7 और 6 के जजमेंट से पास कर दिया गया। समझिए कि इसमें 6 लोगों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर बोल सकते हो 12 लोगों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एक ही वोट जो है इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी एक ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये 13 लोगों की बेंच बैठी थी, ठीक है, 13 लोगों की बेंच बैठी, इसमें 7 और 6 लोगों से पास किया गया। अब पास किया गया और ये वो बोला गया, एक सेकेंड, ये बोला गया कि जो लॉ है, अब ये जो कि वायलेट कर रहा है, वायलेट कर रहा है क्या, संविधान को। और एक आदमी इस तरफ आ गया, बोला कि नहीं अब बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये डन हो गया। अगर मान लीजिए इसी में से एक अगर इस तरफ आ गया होता और एक इधर आ गया होता तो बराबर 7 हो जाते, तो ये होता कि नहीं मत करिए। अब समझिए कि 12 लोगों का अपना मत तो था ही, बट एक व्यक्ति ने पूरे जजमेंट को बदल करके रख दिया। ये कभी आती है प्रोपोर्शनैलिटी, मेजोटेरिनियम वर्ड से वर्ड यूज किए जा सकते हैं। एक ही व्यक्ति मेजोरिटी और मिनोरिटी में कन्वर्ट कर देता है जजमेंट को, ठीक है। ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, मेजोटेरियन की मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन अब सॉल्व करने जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो बता रहे हैं हमारा जजमेंट था 73 में 13 जजों की बेंच बैठी, 7-6 से जो कि पास किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर को रूल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद पार्लियामेंट को मतलब ये लिमिट कर दिया गया कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब हम आएंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइम लाइन, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मतलब क्या, वैसा नहीं कि इसका ओरिजिन बेसिक स्ट्रक्चर का, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि जब बेसिक स्ट्रक्चर बना उसके बाद, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुई, किस किस सेक्टर में, और कौन कौन से केस ऐड ऑन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे मान लीजिए इसमें हुआ एक केस आया हुआ था 75 में, 73 में एक केस आया। जब एक केस आया इसमें इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या इंदिरा गांधी, ये 75 में आया, 1975 में, इन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है,
ब्लैक कलर से देखा जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है आपकी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी वर्सेस आपका जो है यहाँ पे राज नारायण, नारायण केस आया। अब सभी को पता होगा काफी फेमस है केस। 75 में जब इंदिरा जी की लोकसभा इलेक्शन, जो शायद बरेली, रायबरेली से बिलोंग करती थी, उस केस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक बन करके आया। और उसमें ये कहा गया था फर्स्ट टाइम जो कि ये किया गया, स्ट्रक डाउन 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। और इसमें यह कहा जा सकता था कि जो एज ए प्रोविजन द ओवर द डिस्प्यूट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि कोर्ट को ये कह दिया गया था, कोर्ट को, ठीक है, कि जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इस वजह से ये पहला था, ये बोल दिया गया स्ट्रक डाउन करके, क्योंकि ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरी बात जब किया गया मिनर्वा मिल्स में किया गया, ये तो पहली बार किया गया। और दूसरी बात मिनर्वा मिल्स केस का जो आया आपका यहाँ पे केस, ये जो कि आपका 1980 में निकल करके आया। कब आया? 1980 में ये केस आया, मिनर्वा मिल्स केस के निकल करके आया। अब इसमें यह कहा गया था पहली बात कि पार्लियामेंट इज द पावर टू omit amend the constitution must not damage or destroy the basic structure। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, अमेंड कर सकती है संविधान को कहीं भी कैसे भी करके, बट इसको बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि वे मेंटेन ना करें, समझिए बात को। इसके बाद जब नेक्स्ट केस आया, तीसरा केस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, थर्ड केस जब आया 1981 में, ठीक है। 1981 में जब ये केस एक और आया, तो इस केस को बोला जाता है आपका वुमेन रॉ, ठीक है, वुमेन रॉ कमीशन। रॉ केस आया। अब इसमें यह कहा गया केस में 1981 में कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लग सकता। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि रियल में बेसिक स्ट्रक्चर रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता क्या। जैसे मान लीजिए 1973 में डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आया, डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जाके अप्लीकेबल होगा 1972 या 71 या 70 में। अब तक की जो इंसिडेंट हो गए हैं, ठीक है, हो जाने दीजिए, लेकिन अब चेक होगा आने वाले समय में। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। आपने प्रोसीजर कौन सा यूज किया है किसी कानून को बनाने के लिए, इंडिया में इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे ये कहा गया जब वुमेन रॉ केस आया, ठीक है, इस 81 में, तो इसमें यह कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसको रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो केस आता है 1992 में आता है। कब आता है? 19, ये चौथा केस होगा शायद, 1992 में आता है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूं। 92 में आता है। एक इस केस को बोला जाता है कि होलोम अस वर्सेस द फ्री फेयर इलेक्शन की बात की गई। इसमें किहोटो केस में यह बोला गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी। ये फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जैसे डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है उसको बरकरार रखा जाए।
इसके बाद 1992 में फिर एक केस निकल करके आता है, 1992 में एक केस और निकल करके आता है। ठीक है, इस केस को कहा जाता है इंदिरा सोहनी केस, इंदिरा सोहानी सोहानी केस। अब वो इंदिरा जी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, वो ये दूसरा इंदिरा सोहनी केस है। इसमें ये कहा गया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, और रूल ऑफ लॉ जो यहां पे रूल किया जाएगा, कानून का रूल होगा, ना कि व्यक्ति विशेष का रूल होगा। ये भी जो है कि आपका एक पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। इसके बाद हम अगला पे देखेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट। 1994 में एक केस आता है, 1994 में जो केस आता है इसको हम कहते हैं SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बॉम्बे केस आया। ठीक है, और इस केस में बहुत से अच्छी चीजें जो ऐड कर दी गई कि ये है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद एक कहा जाता है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू। ये सारे आपके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स बन करके रह गए हैं और बना दिया गया, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिकनेस जो है कि निकल करके आया। बात समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, एक सेकेंड, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके लिए क्या चैलेंजेस है और क्या सिग्निफिकेंस है। अगर पहली बात करें जाए सिग्निफिकेंस की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस में अगर बात किया जाए, चेक एंड अ बैलेंस, क्या है, चेक एंड अ बैलेंस की बात करते हैं, पहली चीज है। इसके बाद जो सिग्निफिकेंस में दूसरी बात करते हैं, अब आपके दिमाग में आएगा चेक एंड बैलेंस का क्या मतलब हो गया। ठीक है, चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट को इतनी भी पावर ना दी जाए कि वो जो मन में आए वो सारी चीजें कर दे, इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए। उसको भी ये उसके एक लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है। तो इसके लिए जब जुडिशियल रिव्यू आया, या फिर बोल सकते हो जो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आया, तो इसने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को कंट्रोल करने का काम किया। वो अलग बात है कि डिस्प्यूट होते रहता है कि नहीं इसने पावर को कम किया या ज्यादा किया। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे इशू निकल करके आता है, इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लिविंग डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जो बात की जाती है आर्टिकल 32 में, रेमेडी का मतलब सहायता जो दी जाती है, इसको कहीं ना एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्रिएट किया। तीसरी बात की गई, इस्टेब्लिश अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस्टेब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है कि इस्टेब्लिश किया, राइट। मतलब ये हो गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कितने समय तक और किस हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाए, इसके लिए कोई एक गार्जियन होना चाहिए। और ये जो है कि प्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने, जब आगे आकर के नहीं भाई आप कुछ भी करिए, बेसिक स्ट्रक्चर को, फीचर्स को डिस्ट्रॉय मत करिए। फिर उसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन, जो आप कह सकते हो कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसको जो है कि मेंटेन करके रखा गया। हालांकि अभी इस समय बात जो चल रही है सिमुलटेनियस इलेक्शन की, इसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय
हो रहा है। तो इसने जो फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर्स है उसको बरकरार रखा। अब ऐसा नहीं कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को हटा करके यूनिटरी गवर्नमेंट रख दीजिए, ठीक है, तो इससे दिक्कत आएगी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट इन द शॉपिंग इन द जुडिशियरी अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, इसने ये भी ला दिया सिग्निफिकेंस में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए बेटर बना दिया। मतलब ये है कि आप अगर कुछ करते हैं संविधान में तो संविधान को इंटरप्रिटेट करने के लिए और उसका व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और बेसिक स्ट्रक्चर इसको और जो कि स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं, यहां पे चैलेंजेस की बात करेंगे हम, चैलेंजेस की बात करेंगे। चैलेंजेस पे जब बात आते हैं तो आप समझ सकते हो पहला क्या होगा, स्कोप ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। पहला आपका स्कोप, स्कोप होगा किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, कितना है, कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा और होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा होता है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती हैं तो उनको तो अपना काम करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से दिक्कत आती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या आता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे। जब 2015 में 2050 में NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे, शायद अरुण जेटली थे, अरुण जेटली सर थे, इन्होंने कहा कि ये जुडिशरी का ओवर रीच है, ओवर एक्टिविज्म या फिर ओवर रीच के बारे में बात किया, ठीक है, ओवर रीच के बारे में बात किया। अब आपके दिमाग में आएगा क्या है, अब वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, 3 वर्ड, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल पहला रिव्यू, फिर दूसरा एक्टिविज्म, एक्टिविज्म, और तीसरा ओवर रीच, ओवर रीच की बात करते हैं। अब आइए, जो जुडिशियल रिव्यू है ये तो सही है, एक्टिविज्म इसी का एडवांसमेंट है, मतलब ऐसा नहीं कुछ और है, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू का ही एडवांसमेंट है, मतलब कुछ ज्यादा अग्रेशन होकर के काम करना। और ओवर रीच का मतलब होता है कि जब लेजिस्लेशन को, जो विधायिका को, संसद या असेंबली को ये लगे कि नहीं जुडिशरी जरूरत से ज्यादा जंप कर रही है, ओवर रीच कर रही है, जो उसका क्राइटेरिया है उससे आगे जाकर के काम कर रही है, तो ये अनुमान, ये फिर ब्लेम किया जाता है, ये जुडिशियल जो है कि एक्टिविज्म का काम कभी कभी कर देती है, जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होती हैं, उस तरह से। इसके बाद डॉक्टर मेक द डिफिकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भाई डिफिकल्ट बना ही दिया कहीं ना कहीं करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए और डिफिकल्ट बना दिया। लेकिन ऐसा है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं ये इनके दिमाग में किसी न किसी हद से और कैसे भी करके जो है कि इस अपने पैतरे को निकालते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सवाल आएंगे, एक सेकेंड, जो क्वेश्चंस आएंगे, एक सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लूँगा, ठीक है, पे हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो क्वेश्चंस पूछेंगे, पहले बात बेसिक, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ देगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये कब आया, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर्स के फीचर्स पूछ देगा, बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर्स पूछ देगा। तीसरा क्या करेगा, आपसे ये होगा इवैल्यूएशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर,
क्या है, चौथा पूछेगा कि द क्रिटिकल बेसिक स्ट्रक्चर क्या की जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है 368 आर्टिकल को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के ये पूछ सकती है कि इसके और भी क्या कि लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन। या फिर छठा क्वेश्चन पूछ देगी बेसिक स्ट्रक्चर का जो है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ देगी। बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू कैसे अलग हैं और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू को एलिमिनेट करती है, राइट। तो ये था हमारा बेसिक डिस्कशन था कि कैसे हमें क्या करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के यूपी पीसीएस में जो सवाल पूछे जाते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।